हम देख रहे हैं स्टैंडर्ड 12th का ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का थर्ड चैप्टर जो कि है प्लानिंग, उसका सेकंड सेशन देख रहे हैं। फर्स्ट सेशन में हम ऑलरेडी कर चुके हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्लानिंग एंड व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इट्स इम्पोर्टेंस। अभी हम देखते हैं प्लानिंग के लिमिटेशंस क्या है। तो जैसे हमने देखा है प्लानिंग इज़ अ यूनिवर्सल प्रोसेस, मतलब प्लानिंग आप कोई भी काम कर रहे हो उसमें आपको यूज़ करना है, फिर वो सोशल हो, रिलीजियस हो या फिर बिजनेस रिलेटेड हो। तो अभी इसके लिमिटेशन क्या रहेंगे। तो पहली चीज़ हमने देखी थी कि आप प्लानिंग किसके लिए करते हो, फ्यूचर के लिए करते हो, और आपकी जो पूरी प्लानिंग है वो फॉरकास्ट के ऊपर डिपेंड करती है। बिकॉज फ्यूचर में क्या होगा आपको पता तो है नहीं, तो आप क्या करते हो, आपका पास्ट का डेटा लेते हो, पास्ट में जो आपके साथ हुआ है या फिर आपके इंडस्ट्री में जो दूसरी कंपनीज़ है उनके साथ पास्ट में क्या एक्सपीरियंस रहा है, आपके इंडस्ट्री का पास्ट का ट्रेंड क्या रहा है, वो सब डेटा आप कलेक्ट करते हो। और वो पास्ट ट्रेंड के बेसिस पे पास्ट में जिस तरीके से 5 साल का डेटा लोगे और 5 साल में किस तरीके से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है, उसके बेसिस पे आप प्रेडिक्ट करोगे या फिर फॉरकास्ट करोगे कि फ्यूचर कैसा रहेगा। अभी क्या होता है कि फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, जैसे अभी वॉर का सिचुएशन चल रहा है, तो पास्ट में 5 साल में वॉर का सिचुएशन नहीं था, पर बिकॉज अभी करंट ईयर में वॉर का सिचुएशन है तो मार्केट डाउन रहेगा। या फिर जैसे कोरोना का जब हो गया था तो कोरोना के टाइम पे भी मार्केट डाउन हो गया था, सारे कंपनीज बंद हो गए थे। या फिर हो सकता है कि बहुत अच्छा सिचुएशन हो जाए और आपकी जो कंपनी है उसका डिमांड बहुत अचानक से बढ़ भी जाए। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों तरीके से। पर आप जो अपना प्लानिंग कर रहे हो किस बेसिस पे कर रहे हो, सिर्फ पास्ट के डेटा पे कर रहे हो, बिकॉज फ्यूचर तो किसी ने भी नहीं देखा है। तो उसके वजह से प्लानिंग में एक हमेशा अनसर्टेनिटी होती है। अनसर्टेनिटी मतलब आपको पता नहीं है क्या होने वाला है, आप सिर्फ अजम्पशन बेसिस पे कर रहे हो। सो प्लानिंग इज़ बेस्ड ऑन अजम्पशन एंड फोरकास्टिंग, बट फ्यूचर इज़ अनसर्टन, सो अजम्पशंस आर नेवर फुल्ली करेक्ट। नेक्स्ट है कि ये बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस है, सो एक्सपर्ट्स हैव टू बी एंगेज्ड फॉर प्लानिंग फंक्शन। तो जैसे आपको कोई भी चीज़ को प्रेडिक्ट करना है, कोई भी अजम्पशन लेना है, जैसे अगर आपको ये जानना है कि भाई इंडस्ट्री का ट्रेंड किस तरीके से रहा है, तो आपको थोड़ी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट ज़रूरी नहीं है कि आपके बिजनेस में है, मतलब आपके कंपनी के अंदर ही इतने एक्सपर्ट्स बैठे हो, बिकॉज ये जो एक्सपर्ट्स है उनको फुल ईयर अपॉइंट करना भी मुश्किल होता है। तो आप हो सकता है आप कोई बाहर की कंसल्टेंसी फर्म को अपॉइंट करो, या फिर अगर आप ऐसे एक्सपर्ट्स फुल टाइम अपने कंपनी में अपॉइंट करते हो तो वो भी उनकी सैलरी और सब बहुत ही हाई होगी, बहुत ही ज़्यादा होगी। तो इसके वजह से आप जब भी कोई एक्सपर्ट सर्विसेज यूज़ कर रहे हो तो उसका वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रहेगा, उसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होगा। सो एक्सपर्ट्स हैव टू बी एंगेज फॉर प्लानिंग। क्यों? बिकॉज आपको पास्ट का पूरा आपको इंडस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए कि पास्ट में किस तरीके से इंडस्ट्री काम कर रही थी। अगर आपका बिजनेस में फर्स्ट ईयर है और आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको एक्सपर्ट की ज़रूरत है जिसको पता हो, जो कि 15-20 साल से आपके इंडस्ट्री में काम कर रहा हो, जिसको एक्सपीरियंस हो और वो आपको गाइड कर सके कि देखो पास्ट में ये हुआ था तो फ्यूचर में ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और ये जो एक्सपर्ट्स है वो आप किसी भी तरीके से लो, आप उसको एज ए सैलरीड एम्प्लॉय लो या फिर एज ए कंसल्टेंट लो, जैसे भी लोगे उनके फ़ीस बहुत ही हाई रहेंगे। मोरओवर फ्रेमिंग ऑफ प्लान्स रिक्वायर टाइम, एनर्जी एंड मनी। इसमें बहुत ही टाइम लगता है बिकॉज आपको बहुत सारी जगह से डेटा लेना पड़ता है, बहुत ही एनर्जी लगती है बिकॉज बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं इसमें। तो जैसे सभी डिपार्टमेंट के लोग हैं, सभी डिपार्टमेंट के जो मिडिल लेवल के लोग हैं वो भी अपना ओपिनियन देंगे, जो मिडिल लेवल में जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स हैं वो सब लोग अपना ओपिनियन देंगे, उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपना ओपिनियन देंगे। तो इस तरीके से पूरा बहुत सारे लोगों का दिमाग लगता है, इसलिए इसमें बहुत सारा एनर्जी चाहिए। एंड बिकॉज आप एक्सपर्ट्स को अपॉइंट कर रहे हो तो मनी भी बहुत ज़्यादा चाहिए। सो इट इज़ एन एक्सपेंसिव प्रोसेस, एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ टाइम, एनर्जी एंड मनी। टाइम कंज्यूमिंग है बिकॉज आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है, उसको फिर एनालाइज करना है, उसको फिर एक इंटरप्रिटेशन बनाना है और फिर आपको प्लान पूरा राइट डाउन भी करना पड़ेगा। तो जैसे हमारे जो ऑफिस में होता है, हमको ये बनाना होता है कि हम नेक्स्ट ईयर किस तरीके से ऑडिट करेंगे, तो नेक्स्ट ईयर हम अप्रैल में किस तरीके से ऑडिट करेंगे उसका काम हमको प्रीवियस ईयर अगस्त से शुरू कर देना होता है। तो अगस्त में हम सभी लोगों का डेटा मंगवाएंगे कि भाई इंडस्ट्री का ट्रेंड कैसा है, कौन सा जगह पे
कौन सा जो बिज़नेस है, कौन सा सेक्टर है, वहाँ पे ज़्यादा रिस्क है, हमको किस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो हम अगस्त से ही वो डेटा कलेक्शन शुरू करते हैं। अक्टूबर तक हमारा पूरा डेटा कलेक्ट हो जाता है। फिर अक्टूबर में हम वो तो एनालाइज करना शुरू कर देते हैं। दिसंबर में हम एक रिटर्न प्लान अपने टॉप मैनेजमेंट को दे देते हैं, और फिर दिसंबर में वो जो टॉप मैनेजमेंट है, फिर उसमें क्योंकि वो भी तो चेंजेस करेंगे, वो लोग अपना ओपिनियन बताएंगे, वो लोग एग्री करेंगे, डिसएग्री करेंगे, तो फिर मार्च तक उसमें रिवीजन होते हैं। मार्च में फिर जाके वो फाइनलाइज होता है। बट जो काम है वो अगस्त से ही शुरू हो गया, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। नेक्स्ट है प्लानिंग इज़ इररिलेवेंट। तो हमने जैसे देखा था फ्यूचर तो अनसर्टन है। अगर कोई ऐसी अनसर्टन इवेंट हो जाती है, जैसे हमारे केस में अभी वॉर हो रहा है, तो जो भी ऐसी कंपनीज थी जिन्होंने बहुत ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ थी, या फिर जो ऐसी इंडस्ट्रीज़ थी जो कि अभी जो कंट्रीज़ वॉर कर रही है वहाँ से इंपोर्ट करती थी अपना रॉ मटेरियल, तो उन सभी इंडस्ट्रीज़ को अभी प्रॉब्लम्स हो रही है। दूसरा, आप अभी एग्जांपल देखो, जैसे अहमदाबाद में फ़्लाइट क्रैश हो गया, प्लेन क्रैश हो गया, तो वहाँ पे भी जो कंपनीज़ है, जैसे एयरलाइन कंपनीज़ है, जो प्लेन बनाती है, बोइंग है, उन लोगों को भी काफ़ी अनसर्टेनिटी फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि उनके जो ऑर्डर्स और सब है वो हॉल्ट हो जाता है। मतलब बहुत से लोग ये भी बोल रहे हैं कि अभी तो ठीक है, हम प्लेन में ट्रैवल ही नहीं करेंगे, ट्रेन में जाएंगे। तो इस तरीके से उनका बिज़नेस भी काफ़ी कम हो जाता है, बिकॉज़ लोगों के मन में एक काफ़ी डर जैसा रहता है। तो ये सारी चीज़ें तो अनसर्टन थी, किसी को पता नहीं था कि प्लेन क्रैश होने वाला है, किसी को पता नहीं था कि वॉर होने वाला है। तो आपने जो भी प्लानिंग किया, पिछला पूरा साल आपने प्लान करने में निकाल दिया है, और अभी एक इवेंट हो गया, उसके वजह से पूरा आपका पिछले साल का पूरा जो प्लानिंग है वो वेस्ट हो गया। तो आपका जो पूरा जो काम था एक साल का, वो पूरा इररेलेवेंट हो गया, बिना मतलब का हो गया। नेक्स्ट है टेंड्स टूवर्ड्स रिजिडिटी। तो यूजुअली क्या होता है कि हमने एक प्लान कर दिया, और बिकॉज हमने इतना ज़्यादा टाइम और एनर्जी उसमें वेस्ट किया है, जैसे मैंने कहा कि हम अप्रैल का जो है वो प्रीवियस ईयर अगस्त से करना शुरू कर देते हैं प्लानिंग। तो बिकॉज कोई भी जो टॉप मैनेजमेंट है वो सोचेगा कि यार मैंने इतना टाइम दिया, मैंने इतना पैसा दिया, और अभी तुम बोल रहे हो कि प्लान चेंज करना पड़ेगा, ये तो कैसे होगा। नहीं, तुम पुराना प्लान ही चलाओ, चाहे कुछ भी करो लेकिन पुराना ही चलाओ। तुम कोई दूसरा रास्ता देखो। अगर तुम यहाँ से इंपोर्ट नहीं कर सकते हो, ज़्यादा प्राइस में इंपोर्ट करो, ये करो वो करो। पर उसमें प्रॉब्लम क्या होता है, कुछ लोग चेंज नहीं कर पाते, सब लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता चेंज करना। कुछ लोगों को ईगो इश्यूज आते हैं कि भाई मैंने प्लान बनाया है तो वो फॉलो होना ही चाहिए, मैंने इतना पैसा खर्च किया है तो फॉलो होना ही चाहिए। तो एक रिजिडिटी हो जाती है। रिजिडिटी मतलब आप फिक्स हो जाते हो कि भाई ये जो मैंने प्लान बनाया है, ये जो मैंने रास्ता दिखाया है, यहाँ से थोड़ा भी लेफ़्ट राइट कुछ भी नहीं हो सकता, ये फिक्स्ड है, इसी पे आपको चलना है। अगर आपके सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गए तो भी बहुत से लोग ये समझने को भी तैयार नहीं होते। तो इसका नुकसान इसलिए प्लानिंग का यही है कि आप बहुत ज़्यादा जब प्लानिंग कर रहे हो तो लोगों के ईगो इश्यूज आ जाते हैं, वो और थोड़े इश्यूज आ जाते हैं। इसके वजह से प्लानिंग में रिजिडिटी आ जाती है। जब आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो प्लान को तो बहुत रिजिड हो जाते हैं कि भाई मैंने जो प्लान किया है वही होगा और कुछ नहीं होगा, उसमें चेंजेस करने को तैयार नहीं होते। नेक्स्ट है अनसर्टेनिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर। तो ये वही है अनसर्टन फ्यूचर के जैसा। मतलब अनसर्टन फ्यूचर में आप ये बोल सकते हो कि बिज़नेस का खुद का जो फ्यूचर है, इंटरनल एनवायरनमेंट है, वो अनसर्टन है। और यहाँ पे हम एक्सटर्नल फैक्टर की बात कर रहे हैं। एक्सटर्नल फैक्टर मतलब हमने देखा जो वॉर और सब कुछ है। और आप अनसर्टन फ्यूचर जो आपका फर्स्ट पॉइंट था, उसमें आप इंटरनल मैटर्स भी लिख सकते हो। जैसे कि जो बायजूस के साथ हुआ था, तो बायजूस में क्या था कि उनका खुद का इंटरनल वर्किंग एनवायरनमेंट इस तरीके का था कि जब वो बात बाहर आई, उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उनके अंदर इंटरनल वर्किंग की बात बाहर आ जाएगी। बट जब वो इंटरनल वर्किंग के बारे में बाहर लोगों को पता चला, तो फिर वो बायजूस का ये क्या कहते हैं प्रेस्टीज है वो घटना शुरू हो गया, उसका बिजनेस भी घटना शुरू हो गया। सिमिलरली आप जैसे इसमें फ़ोन पे नहीं, भारत पे देखो, जैसे उनके जो फाउंडर हैं, उनके फाउंडर्स के बीच में झगड़ा हो गया था। हावेवर उन्होंने अपने आप को रिकवर कर लिया, बट वो जब फाउंडर्स का झगड़ा चल रहा था तब उनका इंटरनल अनसर्टेनिटी, उनके कंपनी के फ्यूचर के बारे में अनसर्टेनिटी काफ़ी ज़्यादा थी।
तो इस तरीके से फाउंडर्स में या आपके जो हायर लेवल पे जो एक्सपर्ट एम्प्लॉयज़ है वो आपके साथ रहेंगे नहीं रहेंगे, फाउंडर्स का झगड़ा हो जाएगा, या फिर हो सकता है कि आपका कोई फैक्ट्री है, कोई आपके फैक्ट्री में कोई मिसहैप हो जाए जो कि सिर्फ आपकी ही फैक्ट्री है, पूरा बाकी सब इंडस्ट्री ठीक चल रहा है पर आपकी खुद की फैक्ट्री में कोई मिसहैप हो जाए, तो ये सब भी अनसर्टन फ्यूचर में आएगा। और यहाँ 6th पॉइंट में हम क्या बोल रहे हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स, यानी कि जो वॉर है, मार्केट क्रैश है, ये सारी चीज़ें एक्सटर्नल फैक्टर्स में आएगी। 7th है इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। तो हमने देखा था कि प्लानिंग हम जब भी करते हैं तो हमारे पास जो भी इन्फॉर्मेशन है वो प्रिसाइज होना चाहिए। आज के दिन में मैं प्लानिंग कर रही हूँ, अगर आज कौन सी तारीख है, आज अगर सपोज़ 1 जुलाई है, तो मैं जो प्लानिंग कर रही हूँ 30 जून के डेटा के बेसिस पे प्लानिंग कर रही हूँ, तो मेरे 30 जून का डेटा एकदम प्रिसाइज होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। अगर मुझे जो 30 जून का डेटा दिया है वो इनकरेक्ट है, तो वो इनकरेक्ट डेटा के बेसिस में मैं जितना भी दिमाग लगा लूँ, लेकिन मेरा प्लानिंग हमेशा गलत ही होगा, बिकॉज मेरा जो डेटा है जो जिसके बेसिस में प्लानिंग कर रही हूँ वो गलत है। तो यहाँ पे गलत किस तरीके से हो सकता है, या तो वो इनकम्प्लीट हो सकता है, मतलब आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन हो सकता है, इनकरेक्ट हो सकता है, या फिर अनक्लियर भी हो सकता है। मतलब डेटा तो आपको दिया, लेकिन डेटा इस तरीके से दिया कि थोड़ा कन्फ्यूजन है आपको कि भाई फिगर्स एग्जैक्टली क्या होनी चाहिए। नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयज़ क्रिएटिविटी। बिकॉज आपने ये आप जो 5th पॉइंट है हमारा टेंड्स टूवर्ड रिजिडिटी, कि मतलब प्लानिंग हो गया है तो उसी पे आपको सेट होके चलना है। तो एम्प्लॉयज़ के पास कुछ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि भाई वो थोड़ा बहुत अपने मर्ज़ी से कुछ नया करके देखें। तो इसीलिए आपको जो प्लानिंग दिया हुआ है आपको उस हिसाब से ही एम्प्लॉयज़ को चलना पड़ेगा। तो उसके वजह से उनकी जो क्रिएटिविटी है उनको स्पेस नहीं मिलता अपने क्रिएटिविटी दिखाने का या फिर अपनी बात रखने का, उनको स्पेस नहीं मिलता। इसके वजह से जो बिज़नेस का डेवलपमेंट है, हो सकता है कि वो एम्प्लॉई के क्रिएटिव आइडियाज़ की वजह से बिज़नेस ज़्यादा डेवलप हो सके, बट बिकॉज आपने पहले से प्लान करके रखा है तो आप उसको अपॉर्चुनिटी ही नहीं दे रहे हो उसके क्रिएटिव आइडियाज़ देने के लिए, तो आपका बिज़नेस इसलिए उतना अच्छी तरीके से डेवलप करने का अपॉर्चुनिटी जो है वो मिस कर रहा है। और इसके साथ ही जो एम्प्लॉयज़ है उनको भी थोड़ा रिस्ट्रिक्टिव लगता है कि भाई मुझे मेरी आवाज़ तो कोई सुन ही नहीं रहा, मेरी जो क्रिएटिविटी है, मेरे पास इतने अच्छे आइडियाज़ है, वो तो कोई सुन ही नहीं रहा है। सब अपने प्लानिंग के जो वो लिखा हुआ रिटर्न प्लान है उसके पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन प्रैक्टिकली तो कोई समझ नहीं पा रहा है। इससे क्या एम्प्लॉय में भी थोड़ा डिससेटिस्फैक्शन आ सकता है। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ फॉल्टी मेथड। तो हमने जब प्लानिंग किया था पास्ट डेटा के बेसिस पे हमने अजम्पशंस लिए थे, फॉरकास्ट लिए थे। तो ये जो अजम्पशंस और फॉरकास्ट है, तो जब हम अजम्पशन लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हमें कंसिडर करनी होती है। अगर हमने जो फॉरकास्ट लिया है वो गलत लिया है तो फिर हमारा जो प्लानिंग है वो भी गलत रहेगा। जैसे आप जब कॉलेज में जाओगे, अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट सीखते हो तो उसमें आपको सिखाया जाएगा कि कोई भी जब डिसीजन है तो आपको उसके ऑल्टरनेटिव्स डिराइव करने हैं, और ऑल्टरनेटिव्स आपको किस तरीके से डिराइव करने हैं, और मतलब कौन सा सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव है वो डिराइव करने के 5 अलग अलग तरीके होते हैं। अभी आपको सिचुएशन के हिसाब से चुनना पड़ेगा कि ये जो 5 तरीके हैं, आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देख सकते हो, आप इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न देख सकते हो, आप डिस्काउंट रेट देख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऑप्शंस है उसमें। तो ये आपको सिचुएशन के हिसाब से देखना पड़ेगा कि आप कौन से मेथड से बेस्ट ऑल्टरनेटिव निकालोगे। अगर आपने जो मेथड चूज़ किया है वो गलत है तो फिर आपका प्लानिंग हमेशा गलत ही रहेगा। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। तो प्रोसेस ऑफ प्लानिंग में सबसे पहले आपको अपने ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करने हैं कि आपको जाना कहाँ पे है, आपको अचीव क्या करना है, कौन सा गोल अचीव करना है। नेक्स्ट, एक बार आपके ऑब्जेक्टिव डिसाइड हो जाए उसके बाद आपको प्लानिंग के प्रेमाइसेस क्लैरिफाई करने हैं। प्लानिंग प्रेमाइसेस का क्या मतलब है कि देखो ये मेरा बिज़नेस है ना, तो मेरी बिज़नेस की जैसे मैं एक बताते हैं कि जैसे हम कोई सोशल इवेंट कर रहे हैं तो हमें एक पर्टिकुलर जगह दी है, एक प्लॉट दिया हुआ है, एक ज़मीन दी है कि आप यहाँ पे अपना मंडप लगा सकते हो। तो मुझे ये डिसाइड करना है कि मुझे ये जो ज़मीन दी है उसकी बाउंड्री वॉल कहाँ पे है।
जो बाउंड्री वॉल के अंदर ही मैं मंडप लगा सकता हूँ, उसके अंदर ही मैं चेयर लगा सकता हूँ, उसके अंदर ही मैं स्टेज लगा सकता हूँ। मैं जो बाउंड्री वॉल गेट के बाहर तो नहीं लगा सकता ना अपना स्टेज। अगर लगा दिया तो फिर वहाँ पे ट्रैफिक प्रॉब्लम होगा, फिर पुलिस आएगी, फिर प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए मुझे पहले तो डिसाइड करना है कि मेरी हद कहाँ पे है, मेरी बाउंड्रीज़ कहाँ पे है, कौन सी हद के अंदर रह के मुझे प्लानिंग करनी है। तो ये हमें क्लैरिफाई करना है कि हमारे प्लानिंग प्रेमाइसेस यानी कि हमारे प्लानिंग की बाउंड्रीज़ कहाँ कहाँ है। नाउ नेक्स्ट है कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। अभी हमने बाउंड्री डिसाइड कर लिया कि भाई हमारी बाउंड्री कहाँ पे है। अभी ये बाउंड्री के अंदर काम करने के लिए मुझे क्या क्या चीज़ें, मुझे कौन कौन से एरियाज़ देखने हैं, उसके लिए मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो मैं पहले डिसाइड करूँगा मुझे क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके बाद मैं जाके वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करूँगा। उसके बाद मुझे 2 या 3 प्लान बनाने हैं। हमेशा जब प्लान है तो प्लान एक ही नहीं बनता है, आपको एक ऑल्टरनेटिव प्लान भी बनाना पड़ता है। तो आप एक ऑल्टरनेटिव प्लान बनाएंगे, 2-3 ऑल्टरनेटिव्स बनाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि कौन सा ऑल्टरनेटिव बेस्ट है। आप सारे ऑल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करेंगे, आप देखेंगे कि सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव कौन सा है और आप बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका ये जो मेन आपने जो प्लान बनाया, जो ऑल्टरनेटिव आपने चूज़ किया, उसके बेसिस पे आपने जो मेन प्लान बनाया, उस प्लान का सब्सिडरी प्लान भी बनाएंगे। मतलब वो तो आपका मेन प्लान है, सबसे हाईलाइट है, उसके अंडर एक छोटे छोटे मिनी प्लान्स जैसे भी रहेंगे। तो आपको वो मिनी प्लान या फिर सब्सिडरी प्लान बनाने हैं। उसके बाद फाइनली आप ये मेन प्लान, मिनी प्लान, ये सब कुछ को एक साथ रख के अपना पूरा प्लान, जो ओवरऑल प्लान है, उसको इवैल्यूएट करेंगे। तो इवैल्यूएट आप जो एक आउटसाइड एक्सपर्ट को लेके भी कर सकते हो, खुद भी कर सकते हो, पर बेसिकली पूरा जो ओवरऑल आपका प्लान बना है उसको आपको इवैल्यूएट करना है। सो हम अगेन देख लेते हैं जो प्रोसेस ऑफ प्लानिंग में फर्स्ट क्या है, यू हैव टू डिटरमाइन योर ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्टिव्स कैसे, सो यू हैव टू डिटरमाइन योर ऑब्जेक्टिव्स। तो फॉर दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग इज़ टू सेट द ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स कैसे होने चाहिए? इफ़ ऑब्जेक्टिव्स आर डिटरमाइंड इन प्रॉपर मैनर, प्लानिंग बिकम्स यूजफुल टू द मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स शुड बी pragmatic, which means it should be realistic and intellectual। रियलिस्टिक का क्या मतलब है कि भाई मेरे अगर कपड़े की दुकान है, मैंने लास्ट ईयर जो खर्चा किया, मैंने लास्ट ईयर जो अपना टोटल सेल किया था, मैंने 10,000 का प्रॉफिट बनाया था। अब मैंने प्लान बना लिया कि नेक्स्ट ईयर मैं सीधा 1 करोड़ का प्रॉफिट बनाऊंगा। पॉसिबल है क्या? पॉसिबल तो नहीं है। अनलेस आप ऑलरेडी करोड़पति हो और आपने करोड़ों पैसे डाल दिए हो, तो भी 1 करोड़ का प्रॉफिट, आप 10,000 से डायरेक्ट 1 करोड़ में पहुंचना रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं है। अगर आप सपोज़ 50-60 लाख से 1 करोड़, आपके 50-60 लाख का है और आप बोलो कि नेक्स्ट ईयर 1 करोड़ करूँगा, तो वो रियलिस्टिक है। पर 10,000 से 1 करोड़ में जाना रियलिस्टिक नहीं है। तो आपका जो प्लान, आपका जो ऑब्जेक्टिव है, वो रियलिस्टिक होना चाहिए। नेक्स्ट है क्लैरिफाइंग द प्लानिंग प्रेमिसेस। So these premises means assumption or forecasting. Forecasting is made after consideration of internal and external factors affecting the business unit. If the premises are not clear and precise, there is a possibility of failure of planning. तो जैसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप कौन सी चीज़ प्लान कर सकते हो, कौन सी नहीं प्लान कर सकते हो। पहले तो आपका बिजनेस है, आपके बिजनेस को आप प्लान कर सकते हो, लेकिन जो पूरी इंडस्ट्री है उसको तो आप प्लान नहीं कर सकते हो कि इंडस्ट्री किस तरीके से जाएगी। आप ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो कि भाई गवर्नमेंट की इंपोर्ट पॉलिसी क्या होगी, एक्सपोर्ट पॉलिसी क्या होगी, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, उसको आप प्लान नहीं कर सकते हो। आपको ये अज्यूम करना पड़ेगा कि भाई गवर्नमेंट ने अभी जो इंपोर्ट पॉलिसी रखी है, जो एक्सपोर्ट पॉलिसी रखी है, वही आगे कंटिन्यू होगी। उस हिसाब से मुझे अपना प्लानिंग बनाना है। अगर गवर्नमेंट उसको चेंज करेगी, नहीं चेंज करेगी, वो आपके हाथ में नहीं है, तो उसमें मत पड़ो। तो आपने अपना प्रेमाइस डिसाइड कर लिया कि जो करंट पॉलिसी है उसके बेसिस में आगे मैं प्लानिंग करूँगा। अगर सपोज़ आपके पास, आप एक क्रेडिट रिस्क मतलब बैंक आपको लोन नहीं देना चाहती है, आप ऐसा, बैंक को ऐसा डाउट है कि आप पैसा वापस नहीं भर पाओगे। अभी इस चीज़ में आपका कंट्रोल नहीं है। अगर आपका नाम ख़राब है या फिर मतलब अगर बैंक आपको पैसा नहीं देना चाहती, वो तो बैंक की प्लानिंग है,
आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। आपको क्या करना है, आप जब प्लानिंग करोगे आपको ये सोचना है कि भाई ठीक है, मुझे बैंक लोन नहीं देना चाहती या फिर मुझे बैंक ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे लोन दे रही है, तो मैं दूसरे मेथड्स ढूंढूँ लोन लेने का। बैंक को मैं इन्फ्लुएंस करूँगी इस तरीके से, मैं इन्फ्लुएंस करके कैसे भी करके नेगोशिएट करके मना ही लूँगी, इस तरीके से अनरियलिस्टिक तरीके से प्लानिंग नहीं होगी। आपको एक प्रेमाइस डिसाइड करना है कि मुझे बैंक के पास से महंगा मिल रहा है, मुझे दूसरा रास्ता ढूंढना है। फिर फॉरकास्टिंग में जैसे हमने ऊपर ही लिमिटेशंस में देखा था कि कोई भी ऑल्टरनेटिव को जब आप इवैल्यूएट कर रहे हो, आपके पास 5 ऑल्टरनेटिव है, आपको ऑल्टरनेटिव कैसे डिराइव करना है, उसके लिए बहुत सारे मेथड है, बहुत सारे मैथमेटिकल मॉडल है, स्टैटिस्टिकल मॉडल है, ये सब आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सीखोगे। तो ये सब दूसरे उसमें भी दूसरा मार्केटिंग मैनेजमेंट में भी इवैल्यूएट करने के अलग मॉडल्स होते हैं। पर कौन सा मॉडल यूज़ करना है, कौन सा अजम्पशन यूज़ करना है, वो आप पहले से ही डिसाइड कर लो। बिकॉज आप जब असम्पशन चूज़ करोगे कि ठीक है मुझे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बेसिस पे अपना जो ऑल्टरनेटिव है वो चूज़ करना है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो मैं एक बार ऑल्टरनेटिव चूज़ करूँगी, फिर वो मैं अपना मेथड चूज़ करूँगी, फिर वो मेथड के बेसिस पे मुझे जो भी ऑल्टरनेटिव्स है उसके लिए इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट स्टेज पे कलेक्ट करना है। तो पहले मुझे अपना मेथड चूज़ करना पड़ेगा। तो ये सारे जो प्रेमाइसेस है कि भाई मुझे इंडस्ट्री का बिहेवियर किस तरीके से है, गवर्नमेंट का बिहेवियर किस तरीके से है, बैंक का बिहेवियर किस तरीके से है, ये सब जो नॉन नेगोशिएबल चीज़ें हैं वो सारे मेरे प्रेमाइसेस में रहेंगे। जो भी मुझे अजम्पशन लेना है, जो भी मुझे मॉडल्स चूज़ करने हैं, वो पहले से मैं चूज़ कर लूँगी, ये सारे मेरे प्रेमाइसेस रहेंगे। तो मुझे इन सब के हद के अंदर रह के ही अपने प्लानिंग करना है। नेक्स्ट है कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन। एक बार पहले तो आप नेसेसरी इन्फॉर्मेशन डिसाइड करोगे कि आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी। उसके बाद आप जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे। और एक बार आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगा, तो आपको उसको पहले क्लासिफाई करना पड़ेगा, मतलब एक ऑर्डर में रखना पड़ेगा। और ऑर्डर में आप उसको क्लासिफाई करोगे, उसके बाद उसका थोड़ा लॉजिकली सेंस बनेगा, फिर आप उसको एनालाइज कर सकते हो, उसको इंटरप्रेट कर सकते हो। अभी सपोज़ आपको ये देखना है कि आपको एक सर्वे करना है कि कितनी प्रेग्नेंट वुमेन जो है उनकी डेथ हो जाती है चाइल्ड बर्थ के टाइम पे। ठीक है, तो आप पहले आप क्या डिसाइड, ये तो आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपको एक एनालिसिस करना है, मतलब एक डेटा डिसाइड करना, आपको एक सर्वे करना है या फिर आपको एक रिसर्च करना है इस टॉपिक पे कि मोर्टालिटी ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन या मोर्टालिटी ऑफ एक्सपेक्टेड मदर्स। तो आपको इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कितने वुमेन प्रेग्नेंट हुए थे, उसमें से कितनों के चिल्ड्रन हुए, कितने मदर्स की डेथ हो गई, ये आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। उसके बाद आप डिसाइड करो कि इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा। तो आप सोच सकते हो कि ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आपको हॉस्पिटल से मिल सकती है, ये इन्फॉर्मेशन आपको जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है जो कि बर्थ सर्टिफिकेट इशू करती है उनके पास से मिल सकती है। तो आप ये दोनों जगह से आप डिसाइड करोगे कि आपको कहाँ से लेनी है, आपको हॉस्पिटल से लेनी है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से लेनी है, या फिर दोनों जगह से आप लोगे और फिर दोनों को कंपेयर करोगे। ठीक है, तो एक बार आपने डिसाइड कर लिया कहाँ से लेना है, उसके बाद आप वहाँ पे जाओगे, वो डेटा लेके आओगे। उसके बाद अभी ये तो बहुत ज़्यादा डेटा है ना, मतलब साल में तो लाखों लोग हो गए जो कि जिनको बच्चे होते हैं। तो आपको पहले वो सारा जो डेटा है उसको आप जो क्लासिफाई क्लासिफाई किस तरीके से करोगे, मतलब आप कोई भी क्लासिफिकेशन कर सकते हो। आप देख सकते हो कि मदर की एज कितनी थी, 21 to 30 ईयर्स के एज के बीच में कितने मदर्स थे, 31 to 40 ईयर्स के एज में कितने मदर्स थे। फिर आप ये देख सकते हो किस तरीके से हुआ, मतलब नॉर्मल डिलीवरी हुआ या ऑपरेशन के थ्रू डिलीवरी हुआ। तो इस तरीके से भी आप क्लासिफाई कर सकते हो, जिस तरीके से आपको करना हो। उसके बाद फिर एनालाइज कर सकते हो आप कि ठीक है, ऑपरेशन जब भी होता है मदर का और इस एज ग्रुप में होती है तो इतने परसेंटेज डेथ होता है या फिर इतने परसेंटेज वो बच पाती है। अगर रूरल एरियाज़ में है मदर तो इतना परसेंटेज मॉर्टालिटी रहता है। तो आप किसी भी तो उसको आप उस तरीके से एनालाइज कर सकते हो।
और उसको इंटरप्रेट कर सकते हो कि भाई रूरल एरिया में जो मदर्स है उनको ज़्यादा रिस्क है, ज़्यादा एज वाले मदर्स को ज़्यादा रिस्क है, और अर्बन एरियाज़ में जो मदर्स है उनको कम रिस्क है। इस तरीके से आप एक इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपको ऑल्टरनेटिव बनाना है। मतलब आपके पास इन्फॉर्मेशन तो आ गई, लेकिन आपने इंटरप्रिटेशन को, आपने जो इन्फॉर्मेशन है उसको इंटरप्रेट भी कर डाला। अभी जब भी कोई भी आपके पास जब ऑप्शन देता है, हमारे पास कोई भी अगर सपोज़ किसी जगह पे जाना है, कोई डेस्टिनेशन में जाना है, तो हमेशा एक रास्ता नहीं होता। हमारे पास जाने के लिए 4 रास्ते होते हैं। या तो आप सीधा जाओ, या फिर थोड़ा घूम के जाओ, 2-3 गली ऐसे पास करके जाओ। सभी के फ़ायदे होते हैं, सभी के नुकसान होते हैं। हो सकता है अगर आप सीधा गए लेकिन सीधा बहुत बड़ा गड्ढा है, या फिर यहाँ पे वर्क अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो वहाँ पे हो सकता है कि आपकी गाड़ी को पंचर होने के चांसेस ज़्यादा है। अगर थोड़ा घूम के जाओगे तो हो सकता है टाइम ज़्यादा लगे, लेकिन आप सेफली पहुंच जाओगे। तो 2-3 ऑल्टरनेटिव्स हमेशा आपके पास रहेंगे। आपको वो सारे ऑल्टरनेटिव्स लिस्ट आउट करने हैं। फिर नेक्स्ट स्टेज है इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव। तो आपने जो भी ऑल्टरनेटिव लिस्ट आउट किए, उसके फिर आप प्रोज एंड कॉन्स बनाओगे। उसमें देखोगे कि कौन सा फीजिबल है। फीजिबल मतलब आप कौन सा इम्प्लीमेंट कर सकते हो, कौन सा आपके लिए पॉसिबल है। फीजिबल मतलब पॉसिबल है। मॉनेटरी आप फाइनेंस देख सकते हो कि भाई मुझे है ना बहुत मार्केटिंग, बहुत खर्चा करना है, मुझे एक सुपर स्टार चाहिए जो मेरा ब्रांड एम्बेसडर हो, लेकिन क्या मेरे पास इतना पैसा है वो सुपरस्टार को उसकी फ़ीस देने के लिए? अगर नहीं है तो फिर मेरा कुछ भी प्लानिंग हो, मेरे कुछ भी ऑल्टरनेटिव हो, वो मेरे लिए फ़ीज़िबल नहीं है। तो मुझे अपने ऑल्टरनेटिव्स का फ़ीज़िबिलिटी देखना है और फिर उनको इवैल्यूएट करना है। इसमें जो बेस्ट मॉडल है, जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव है, वो मैं चूज़ करूँगी। और चूज़ करने के लिए मेरे पास बहुत सारे मेथड है। मैथमेटिकल मॉडल्स है, स्टैटिस्टिकल मॉडल्स है, ये सब यूज़ कर सकती हूँ। अभी ये सब मॉडल जब मैं अप्लाई करूँगी, मैथमेटिकल मॉडल्स और स्टैटिस्टिकल मॉडल्स, उसमें से जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो आएगा उसको मैं सिलेक्ट करूँगी। अभी ये जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव हो गया वो तो मेरा मेन प्लान हो गया। अभी मेन प्लान के नीचे मेरा जो बेसिक प्लान है उसको सपोर्ट करने के लिए मैं बहुत सारे सब्सिडरी प्लान बनाऊंगी। सब्सिडरी प्लान को डेरिवेटिव प्लान भी कहा जा सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे एक कार मैन्युफैक्चरर है। कार मैन्युफैक्चरर का ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं अपने कार को सस्ता करूँगा। अभी सस्ता करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव वो निकालेगा। उसमें से उसको बेस्ट ऑल्टरनेटिव ये लगता है कि एक पर्टिकुलर स्पेयर पार्ट है, या फिर 4-5 ऐसे स्पेयर पार्ट है जो कि मैं इंपोर्ट करता हूँ तो मुझे महंगा पड़ता है। तो अगर मैं उसको अपनी ही फैक्ट्री में बनाना शुरू कर दूँगा तो मुझे सस्ता पड़ेगा, तो मेरी जो ओवरऑल कार का जो प्राइस है वो घट जाएगा। तो आपका सब्सिडरी प्लान क्या हुआ? आपका सब्सिडरी प्लान ये हुआ कि आपको वो जो स्पेयर पार्ट्स है, 3-4 एक्स्ट्रा स्पेयर पार्ट्स आपको जो इन हाउस बनाना है, उसके लिए फैक्ट्री लगानी है, उसके लिए जो एम्प्लॉयज़ है, वर्कर्स है, उनको अपॉइंट करना है और आपको एक स्पेयर पार्ट बनाना शुरू करना है। तो ये आपका सब्सिडरी प्लान हो गया, जो कि आपका बेसिक प्लान क्या है, कार का कॉस्ट कम करने का, उसको सपोर्ट कर रहा है। अभी ये जो आपका पूरा प्लान है, आपका बेसिक प्लान प्लस सब्सिडरी प्लान, पूरा जो प्लान है उसको इवैल्यूएट किया जाएगा। अभी इवैल्यूएट करने के लिए आप कोई एक्सपर्ट को अपॉइंट कर सकते हैं, कोई कंसल्टेंसी फर्म को अपॉइंट कर सकते हैं और उनका ओपिनियन ले सकते हैं। बिकॉज़ इसमें क्या होता है, आप जब प्लान बना रहे हो, आपने इतना ज़्यादा दिमाग लगाया है, तो आप थोड़े बायस्ड हो जाते हो। जैसे हमारे साथ भी होता है ना कि अगर हमने कुछ काम किया है तो हमें लगता है कि हमने सही किया है, हमसे तो गलती हो ही नहीं सकती। तो अब जब ये टॉप मैनेजमेंट, मिडल मैनेजमेंट सब ने मिल के कुछ काम किया है तो उनको लगता है कि नहीं, हमसे तो गलती हो ही नहीं सकती। तो एक जब बाहर का इंसान आके देखेगा, जिसका प्लान के साथ कोई इमोशनल अटैचमेंट है ही नहीं, वो आदमी आके देखेगा, तो वो एक इम्पार्शियल तरीके से आपको बता पाएगा कि आपने जो भी ये डिसीशंस लिए हैं, जो आपने मॉडल्स यूज़ किए हैं, जो ऑल्टरनेटिव्स लिए हैं, वो सही है या गलत है। तो यहाँ पे आपको एक प्रिंसिपल दिया है कि लुक एंड लीप। लुक एंड लीप मतलब कूदने से पहले एक बार देखो। मतलब जैसे आप अगर स्विमिंग पूल में जाते हो तो स्विमिंग पूल में आप पहले देखो कि भाई कितने फीट का स्विमिंग पूल है। अगर वो 6 फीट का स्विमिंग पूल है तो आप आराम से उसमें जंप कर सकते हो। लेकिन अगर वो 2 फीट का पूल है, सो छोटा सा स्प्लैश पूल है, और आप उसमें फुल स्पीड में जंप करने गए
तो आपका पैर क्या है, वहाँ ज़मीन पे टकरा जाएगा और फिर आपका पैर टूट भी सकता है। तो आप पहले देखो कि आपके सामने जो पूल है या फिर आपके सामने जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो कितना गहरा है या फिर कितना ख़तरनाक है, और उसके बाद आप उसमें जंप करो। तो उससे क्या होगा, आप सेफ़ रहोगे। जंप आपको किस गति में करना है, कितने स्पीड में करना है, कितने ज़ोर से करना है, आप पहले उसको पूरा एनालाइज कर लो ताकि आप सेफ़ रहो। तो इसके साथ हम सेकेंड सेशन कंप्लीट करते हैं, और क्योंकि ऑलरेडी सेशन काफ़ी लंबा हो गया है, तो हम थर्ड सेशन में देखेंगे टाइप्स ऑफ प्लानिंग एंड एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग। थैंक यू।